हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी फार्माकोथेराप्यूटिक्स की दूसरी क्लास है और इस क्लास में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो कल की क्लास चली थी उसमें जो है अनफॉर्चुनेटली 15 मिनट का जो है वो लाइव हो पाया था, लेकिन आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ठीक है, चलिए जो आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें। उससे पहले अगर आपने अभी तक कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट तैयारी जो है वो फार्मेसी पॉइंट ऐप पर कराई जा रही है और जो आपका सिलेबस है वो अब खत्म होने वाला है। 15 जून से पहले जो है वो आपका सिलेबस ऐप पर पूरा हो जाएगा। तो आपको ऐप पर जो है आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस देखने को मिलेगा। साथ में आपको एग्जिट एग्जाम की भी इसी कोर्स में आपको तैयारी कराई जाएगी। आपको यहाँ पर PDF देखने को मिलता है। तो बहुत सारा जो है कंटेंट आपको ऐप पर देखने को मिलेगा। और जो कोर्स की प्राइस है वो भी कोई अधिक प्राइस नहीं है। कोर्स की प्राइस जो है वो रखी गई है 500 रुपए। तो देखिए आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 500 रुपए जो है कोर्स की प्राइस है। और इसी कोर्स में आपको एग्जिट एग्जाम का भी तैयारी कराया जाएगा। तो फटाफट से कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, अपने डी फार्मा एग्जाम की तैयारी करिए। और डी फार्मा एग्जाम खत्म होने के बाद एग्जिट एग्जाम की भी जो है पूरी तैयारी इसी कोर्स में आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो देखिए फार्माकोथेराप्यूटिक्स का पहला चैप्टर जो है वो हमने कर लिया था। और आज जो है हम कौन सा चैप्टर करेंगे, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 2 हमारा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्वेश्चन 2023 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है 2023 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन का इटियोपैथोजेनेसिस लिखना था कि हाइपरटेंशन क्यों होता है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब हाइपरटेंशन का लक्षण लिखना था। ठीक है, आपका हाइपरटेंशन का लक्षण लिखना था और क्या था, और जो है इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना था। तो ये जो है क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को जो है आज हम करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए स्क्रीन जो है वो हमारी एडजस्ट हो गई है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हाइपरटेंशन। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको डिफाइन करना होगा कि हाइपरटेंशन क्या है। इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो ये बीमारी है क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगला टर्म है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब उस बीमारी के लक्षणों के बारे में आपको लिखना होता है। और अगला टर्म है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपकी बीमारी है उसको, ठीक है, उसके उपचार में जो है हमें किन दवाओं का प्रयोग करना होगा, उसी को हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में डालना है हेडिंग हाइपरटेंशन। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर हाइपरटेंशन के बारे में जो है हम इसको लिखना शुरू करते हैं। कहीं भी रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाइपरटेंशन जिसको कि हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, यह एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारी ब्लड वेजल्स में जो है ब्लड का प्रेशर बहुत ही अधिक हो जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि ब्लड वेजल्स में ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मर्करी से अधिक होता है तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जहां 140 मिलीमीटर जो है, जहां 140 मिलीमीटर मर्करी आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 90 मिलीमीटर मर्करी जो है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर का जो सामान्य वैल्यू होता है कितना होता है, 120 से 80 होता है, जो कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। उस क्वेश्चन पेपर को मैंने अपलोड किया था, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो सामान्य ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है, जहाँ पे कि 120 जो है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जिसको कि हम शॉर्ट में SBP लिखते हैं। और जहाँ पे आपका 80 जो है वो आपका क्या है, वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जिसको जो है हम DBP लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हाइपरटेंशन क्या इसके बारे में लिख देना है। चलिए इसके बाद जो है अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। और देखिए अगर आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपका तैयार रहेगा तो अगर आपसे शॉर्ट, तो देखिए अगर आपसे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि आप लिखिए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे सिर्फ आपको इटियोपैथोजेनेसिस जो है उसे लिख देना होगा। ठीक है, यहाँ पर इटियोपैथोजेनेसिस की जो है वो स्पेलिंग गलत है। चलिए तो हम इसको यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एसेंशियल हाइपरटेंशन को जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ठीक है,
तो देखिए एसेंशियल हाइपरटेंशन को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं। यह क्यों होता है इसकी वजह का अभी तक पता नहीं चला है। ऐसा माना जाता है कि यह किसी व्यक्ति की उम्र, उसके खान पान, उसके दैनिक ठीक है, उसके दैनिक दिनचर्या और उसके जीन्स के कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो है उसकी उम्र क्या है, वो जो है ठीक है, वो यहाँ पर भोजन किस प्रकार का ले रहा है, उसका डेली का लाइफ स्टाइल कैसा है, उसके जीन्स कैसे हैं, इन सभी के बीच में इंटरेक्शन की वजह से जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, सेकेंड है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो देखिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ये कुछ बीमारियों की वजह से होता है। तो हमने क्या लिखा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, यह निम्नलिखित बीमारियों की वजह से होता है। पहला है ब्लड आर्टरीज के नैरो हो जाने से, सकरा हो जाने से, पतला हो जाने से। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड की किसी बीमारी से, हार्मोन के असंतुलित होने से, थायराइड हार्मोन के असंतुलित होने से, ठीक है, महिलाओं में प्रेगनेंसी की वजह से, और बर्थ कंट्रोल पिल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं के प्रयोग से जो है वो हाइपरटेंशन होता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो है इन सभी वजहों से जो है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारा इटियोपैथोजेनेसिस हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लक्षण क्या होते हैं? पहला है सर में बहुत ही अधिक दर्द होता है, जिसको कि हम इंग्लिश में हेडेक कहते हैं। सीने में दर्द होता है, चेस्ट इन पेन, चक्कर आता है, डिजीनेस, सांस लेने में समस्या होने लगती है, व्यक्ति जो है वो हाँफने लगता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, धुंधला दिखाई पड़ता है, ब्लड विजन, नाक से खून आ सकता है, नोज ब्लीड, चिंता और भ्रमित जो है वो व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, एंजाइटी और कंफ्यूजन जो है ये रहता है। तो यहाँ पे हमने हाइपरटेंशन का लक्षण लिख दिया, जिसको कि हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के हेडिंग के अंतर्गत हमने लिखा है। ठीक है, चलिए तो मेन जो है वो यही है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो देखिए मैं एक बात आपसे हमेशा से कहता हूँ कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट और फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट दोनों को आप आपस में ऐड करके पढ़िए। ठीक है, दोनों का जो कंटेंट है वो लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, तो देखिए हाइपरटेंशन के केस में जो है किन दवाओं का प्रयोग होता है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर, एग्जांपल है कैप्टोप्रिल, इनैलेप्रिल, लिसिनोप्रिल। अगला है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एग्जांपल है निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन। उसके बाद तीसरा है डायूरेटिक, जो कि इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरथाइएजाइड, प्रोसीमाइड, एमिलियोराइड। ठीक है, अगला है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, जैसे प्रोप्रेनोलॉल हो गया, मिटोप्रोलोल हो गया, एटिनोलोल हो गया। अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर के एग्जांपल है प्राजोसिन, टेराजोसिन। सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक के एग्जांपल है क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा। वैसोडाइलेटर का एग्जांपल है हाइड्रालाजिन, मिनॉक्सिडिल। ठीक है, तो ये सभी ऐसी दवाएं हैं जिनका जो प्रयोग है वो हाइपरटेंशन के उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन भी जो है हमारे सामने आ चुका है इस चैप्टर से कि एंजाइना क्या है, या फिर एंजाइना को डिफाइन करिए, इसका इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले जो है आपको डालनी है हेडिंग अपने आंसर बुक में, अपनी कॉपी में। ठीक है, तो देखिए जो आपके यहाँ पर एंजाइना क्या है, एक इस्चमिक हार्ट डिजीज है, इसको शॉर्ट में जो है IHD कहा जाता है। देखिए इस्चमिया क्या होता है, तो इस्चमिया वह स्थिति होती है जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हार्ट मसल तक कम हो जाती है। देखिए जो हमारा ब्लड होता है उसका काम होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई करना हमारे सभी सेल्स तक, हमारे सभी टिश्यू तक, ये जो है ब्लड का मेन काम है। लेकिन जो आपके यहाँ पर हार्ट मसल है, मायोकार्डियम है, अगर उस तक ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, मतलब उस तक जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और इसकी वजह से जो है सीने में दर्द होगा। ठीक है, चेस्ट पेन होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें हार्ट तक ऑक्सीजन से युक्त ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो एंजाइना क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजाइना क्या है और एंजाइना क्या, इसके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, देखिए बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी करने से हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और सीने में दर्द महसूस हो सकता है। इसे स्टेबल एंजाइना कहा जाता है और ये अपने आप कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। तो अगर आप कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप जो है यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आप यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं या फिर आपको यहाँ पर हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें जो है जो हमारा यहाँ पर हार्ट है उसमें जो है क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और क्या होगा, एंजाइना हमें देखने को मिल सकता है और इसको जो है स्टेबल एंजाइना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो है यहाँ पर एक डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना नहीं होता है, बस यहाँ पे समझाने के लिए जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है,
तो देखिए जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है हमारे हार्ट में, उसमें क्या है कि उसके अंदर प्लेक जमा हो गया है, उसके अंदर जो है फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, और इसकी वजह से जो है जितना ब्लड हमारी कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से हमारे पूरे हार्ट में सप्लाई होना चाहिए उतना जो है वो सप्लाई नहीं हो पाता। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको कि हम शॉर्ट में CAD कहते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्लेक जो है वो इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो जम गया है, और इस प्लेक के जम जाने से क्या है कि जो आपका यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी है इसमें जितनी मात्रा में ब्लड का फ्लो होना चाहिए उतनी मात्रा में जो है वो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। मतलब जो आपका ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी की वजह से जो है जितनी ब्लड की सप्लाई हमारे हमारे मायोकार्डियम में, हार्ट मसल में जानी चाहिए उतनी जो है वो नहीं जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए एंजाइना क्यों होता है, इसका इटियोपैथोजेनेसिस हम डिस्कस कर लेते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना, तो अभी मैंने आपको बताया है इसका जो यहाँ पर मेन रीजन है वो है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD। तो देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है एंजाइना होने का मुख्य कारण है, यह वह स्थिति होती है जब फैटी सब्सटेंस जैसे कि प्लेक हो गया हमारी कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाते हैं, जिसके वजह से इसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ये आर्टरी आगे चलकर हार्ड हो जाती है, और इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसका जो है रीजन है वो है आपका कोरोनरी आर्टरी स्पैम। ठीक है, देखिए आपके पास रबड़ की पाइप है, आपके पास रबड़ की पानी वाली पाइप है। ठीक है, अगर ये पानी की पाइप जो है बीच में क्या हो जाए, ट्विस्ट हो जाए, मुड़ जाए। ठीक है, अगर ये आपकी रबड़ की पाइप जो है बीच में क्या हो जाए, ट्विस्ट हो जाए, मुड़ जाए, तो इसमें जो है पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें जो है पानी का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी है, अगर इसके अंदर क्या हो जा रहा है, स्पैम हो जा रहा है, इसके अंदर मरोड़ पड़ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कभी कभी जो है कोरोनरी आर्टरी अचानक से जो है सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, और हार्ट मसल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एंजाइना होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो अगला हमारा हेडिंग होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना। एंजाइना के जो है वो लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, एंजाइना के लक्षणों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना। तो इसका पहला है कि सीने में अचानक से दर्द होता है, चेस्ट पेन, सीने पर दबाव महसूस होता है, प्रेशर जो है वो फील होता है, चक्कर आ सकता है, डिजीनेस, अचानक से पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, कमजोरी और थकान महसूस होती है, वीकनेस और फैटिग हो जाता है, सांस लेने में समस्या होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये सभी जो हैं एंजाइना के लक्षण होते हैं। तो देखिए अगर आप आंसर लिख रहे हैं और अगर आपसे ये 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसका आंसर जो है बड़े आराम से 4 पेज में लिख सकते हैं। पहले पेज में तो जो है आप एंजाइना के बारे में लिख दीजिए, उसके पीछे वाले पेज में जो है उसका इटियोपैथोजेनेसिस लिख दीजिए, तीसरे पेज में उसका लक्षण लिख दीजिए, और चौथे पेज में जो है उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिख दीजिए कि उसको कंट्रोल करने में किन दवाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी होगी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना, मतलब एंजाइना के उपचार में जो है हम किन दवाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला है एंटी प्लेटलेट ड्रग। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करती हैं और हार्ट अटैक के खतरे को कम करती हैं, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो ये कोरोनरी आर्टरी में प्लेक को जमा होने से रोकते हैं, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जैसे कि आपका एटोरवास्टैटिन हो गया, रोजुवास्टैटिन हो गया। तीसरा है आपका नाइट्रेट। तो ये कोरोनरी आर्टरी को ये डायलेट करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं, जिससे जो है वो आसानी से ब्लड का फ्लो हो सके। एग्जाम्पल है आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट को जो है हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एंजाइना के केस में जो है हम जो भी नाइट्रेट्स यूज करते हैं, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट हो गया, इसको जो है हमें जीभ के नीचे जो है वो रखना होता है। ठीक है,
चलिए अगला है बीटा ब्लॉकर। तो देखिए बीटा ब्लॉकर क्या काम करते हैं, ये हमारे हार्ट बीट को स्लो करते हैं। जब हमारा हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उसको कम ऑक्सीजन चाहिए होगा। एग्जाम्पल है मीटोप्रोलोल। ठीक है, अगला है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये भी जो है हमारी ब्लड वेजल्स को ये फैलाने का काम करते हैं, जिससे जो है आसानी से ब्लड का फ्लो हो जाता है। एग्जाम्पल है एमलोडिपिन। ठीक है, तो देखिए इतना फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अगर आप लिख देंगे, और देखिए फार्माकोथेराप्यूटिक्स पढ़ने का फायदा ये है कि कम से कम आपको यहाँ पे दवाइयों की कैटेगरी जो है वो याद हो जा रही है कि एंजाइना में जो है किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए, तो इस चैप्टर से जो है एक और हम यहाँ पर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्या है, इसका इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है वो लिखना है हाइपरलिपिडीमिया का। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल नाम से क्लियर है। हाइपर का मतलब क्या है, हाइपर का मतलब होता है बहुत अधिक एक्सेस हो जाना, और लिपिडीमिया का मतलब जो है वो यहाँ पर लिपिड है। तो जब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल या फिर लिपिड की जो मात्रा है वो सामान्य से कई गुना अधिक हो जाती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हमने क्या लिखा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हाइपरलिपिडीमिया वह स्थिति होती है जब हमारे ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो है हार्ट की बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, एंजाइना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो देखिए जो भी हार्ट की बीमारियां हैं, इनकी जो शुरुआत है वो हाइपरलिपिडीमिया से ही जो है होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाइपरलिपिडीमिया क्या, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए देखिए हाइपरलिपिडीमिया की वजह से जो है हमारे ब्लड वेजल्स में फैट, जिससे कि प्लेक कहा जाता है, जमा हो जाता है, और इसके लिए जो है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट LFT जो है वो कराया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम हाइपरलिपिडीमिया के इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपरलिपिडीमिया क्यों होता है। तो पहला है मोटापे की वजह से। ठीक है, और किसी व्यक्ति के जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से, बहुत ही अधिक ऑयली भोजन करने से, तला भुना खाने से, बहुत ही अधिक स्मोकिंग करने से, शराब पीने से, बहुत अधिक स्ट्रेस लेने से, क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से। तो अगर किसी व्यक्ति को किडनी से संबंधित लंबे समय से कोई बीमारी रही है, तो यहाँ पर उस केस में भी जो है वो हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, उसकी वजह से भी जो है हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज की वजह से भी जो है वो हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो है टॉपिक होगा, हमारा यहाँ पे अगला हेडिंग होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हाइपरलिपिडीमिया के तो कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो है बहुत सारी बीमारी होती है। पहला है कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो इसमें क्या होता है, यह वह स्थिति है जब फैटी सबस्टेंस, प्लेक जो होते हैं कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो इसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। दूसरा है हार्ट अटैक। ठीक है, तो देखिए हार्ट अटैक क्या होता है, इसमें हमारी हार्ट मसल तक ब्लड की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट मसल डैमेज होने लगती है। इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि शॉर्ट में हम इसको MI भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आजकल बहुत होता है, तो इसको जो है हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड वेजल्स में जो है प्लेक जमा हो जाने की वजह से जो है ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है या फिर रुक जाती है, और इसी को हम स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपके पर हाइपरलिपिडीमिया, इसका कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से जो है ये बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हम इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपरलिपिडीमिया के उपचार में जो है किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है हमारी पहली हेडिंग जो है वो है फर्स्ट लाइन लिपिड लोअरिंग ड्रग।
तो ऐसी ड्रग जो कि लिपिड की मात्रा को जो है हमारे शरीर के अंदर कम करने का काम करती है, और इसमें शामिल है स्टैटिन। ठीक है, स्टैटिन जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन लिपिड लोअरिंग एजेंट्स होते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को ये कम करते हैं और लीवर के माध्यम से ये इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये जो है HMG को एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को जो है ये इनहिबिट करते हैं। एग्जाम्पल है एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन और लोवास्टैटिन। ठीक है, तो स्टैटिन क्या है? स्टैटिन जो है फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं हाइपरलिपिडेमिया के उपचार में, और ये जो है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को जो है ये इनहिबिट करती हैं, और ये एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए। तो अगर हमें हाइपरलिपिडेमिया को अगर हमें रोकना है, उसको कम करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है उसे हमें कम करना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है इस कैटेगरी में कुछ सेकंड लाइन की भी जो ड्रग हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये जो है नॉन स्टैटिन होती हैं। पहला है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, एग्जांपल है इजीटीमाइब। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के जो है यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। अगला है PCSK9 इनहिबिटर इवोलुकुमाब, एलिरोकुमाब। ठीक है, तीसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, नियासिन इसका एग्जाम्पल है, और ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इवानिकुमाब जो है इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट होता है, और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 है जो कि है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो है हमको डिस्कस करना है अस्थमा के बारे में और COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को भी जो है आज की इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस चैप्टर से जो है पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि अस्थमा को डिफाइन करिए, इसका इटियोपैथोजेनेसिस, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखिए अस्थमा का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा क्या है? इसको जो है हिंदी में लोग दमा बोलते हैं। तो देखिए अस्थमा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति के वायु मार्ग एयरवेज में जो है वो सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वायु मार्ग जो है वो नैरो हो जाता है, और उसमें बहुत ही अधिक जो है वो म्यूकस बनने लगता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा में क्या है? तो अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है, क्या है? अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वायु मार्ग में एयरवेज में जो है क्या हो जाता है? सूजन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो क्या और इसमें जो है और उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, वो क्या कहते हैं? नैरो हो जाती है, और उसमें जो है बहुत अधिक जो है वो म्यूकस बनने लगता है। तो देखिए यहाँ पर इन 3 चीज़ों को जो है आपको याद करना जरूरी है कि जब का यहाँ पर इसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, ठीक है, एयरवेज में क्या हो जा रहा है? इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट या फिर नैरो हो जा रही है, और तीसरा जो है इसमें बहुत अधिक जो है वो म्यूकस का उत्पादन होने लग रहा है, जिसकी वजह से जो है वो सांस लेने में समस्या हो रही है, सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है हमने क्या लिखा है? वायु मार्ग यानी कि एयरवेज क्या है? वायु मार्ग जो है ये आपकी ट्यूब्स हैं जो कि फेफड़ों से जो है हवा को अंदर और बाहर ले जाती हैं। इसे ब्रोंकियल अस्थमा भी कहा जाता है, और यह जो है फेफड़ों की एक बीमारी है। ठीक है, तो देखिए अस्थमा जो है वो फेफड़ों की बीमारी नहीं है, लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा जो है, देखिए ब्रोंकियल अस्थमा जो है, हम इसको यहाँ पर देखिए ब्रोंकियल अस्थमा जो है यह फेफड़ों की बीमारी है, लेकिन जो आपका यहाँ पर अस्थमा होता है यह हमारे एयरवेज की डिजीज है। ठीक है, एयरवेज जो है उसकी जो है ये बीमारी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये हमारी नॉर्मल एयरवे है। देखिए नॉर्मल एयरवे जो है यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे मुंह से लेके और हमारे देखिए और यहाँ तक, ठीक है, जो आपके यहाँ पर पाइप होती है, ट्रैकिया वगैरह होता है, सीधे जो है यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर एयरवे है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मल एयरवे दिख रहा है,
यहाँ पे जो है आपको नॉर्मल एयरवे दिख रहा है, इसमें जो है स्मूथ मसल जो है वो बिल्कुल रिलैक्स है, इसमें आसानी से जो है वो एयर का जो है वो यहाँ पर फ्लो हो पा रहा है, जो यहाँ पर एयर है वो अंदर बाहर जो है वो जा पा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया है अस्थमा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में क्या है कि जो इसका डायमीटर है आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि जो है इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, नैरो हो गई हैं, और इसके साथ में जो है इसमें बहुत अधिक म्यूकस बन रहा है, और इसकी वजह से जो है जितनी हवा जो है हमारे फेफड़ों तक पहुँचनी चाहिए, लंग्स तक पहुँचनी चाहिए, उतनी हवा जो है वो नहीं पहुँच रही है, और इसी केस को हम अस्थमा कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है हम अस्थमा के इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अस्थमा जो है वो क्यों होता है। तो अस्थमा होने के जो है बहुत सारे कारण हैं, जिसमें जो है कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, धुएं के कारण, कोहरे के कारण, तेज चलने के कारण, धूल व मिट्टी इत्यादि के कारण, मौसम बदलने के कारण, हमारे जो है ठीक है श्वसन नलिकाएं जो हमारी हैं, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स जो हैं उनमें जो है किसी इन्फेक्शन की वजह से, और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के साथ रहने या फिर स्मोकिंग करने से जो है वो अस्थमा हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी जो है अस्थमा के इटियोपैथोजेनेसिस हैं, इसके जो है इसके हमने कारण जो है वो हमने लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, अगला है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अस्थमा के लक्षण क्या होते हैं, आप सभी को पता है, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस उखड़ जाती है, बहुत अधिक खांसी आती है, ठीक है, और क्या है कि अत्यधिक थकान महसूस होती है, ठीक है, और क्या है पैल्पिटेशन हो जाता है, ठीक है, दिल की धड़कन जो है वो तेज जो है वो यहाँ पर तेज हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी जो हैं अस्थमा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हैं वो हमने लिख दिए हैं, कहीं भी रटने वाला जो है यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं है। चलिए, इसके बाद जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा के उपचार में जो है किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है आपका बीटा 2 एगोनिस्ट। तो ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को ये डायलेट करते हैं, एग्जाम्पल है साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, साल्मिटिरोल और फार्मोटिरोल, ठीक है। उसके बाद है एंटी मस्करेनिक। तो ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को जो है ये क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिया जाता है, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ब्रोंकियल्स की हाइपर एक्टिविटी को कम करते हैं, इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। यह दो तरह के होते हैं। अगर आप इसका क्लासिफिकेशन लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अदरवाइज जो है आप यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में लिख दीजिए और उसके सामने जो है 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे आपका सिस्टमिक वाला हो गया हाइड्रोकार्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, तो इसके टैबलेट वगैरह जो हैं वो आते हैं, या फिर इसका इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। और आपका दूसरा है आपका इनहेलेशनल। तो इसको जो है जो आपके यहाँ पर ड्रॉप वगैरह आता है, सॉरी जो आपके यहाँ पर इनहेलर आता है उसके माध्यम से जो है इसको लिया जाता है। तो इसमें आपका बेक्लोमेथासोन हो गया, फ्लूटिकासोन हो गया, आपका मोमेटासोन हो गया, ट्राईएमीसिनिलोन हो गया। तो ये सभी जो है आपके इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए, अगला है आपका मिथाइलजैंथीन, ठीक है। तो ये फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम्स को ये इनहिबिट करते हैं, जिससे कि CAMP बढ़ जाता है, और ये जो है हमारी ब्रोंकियल्स को डायलेट करता है। थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन एग्जाम्पल्स होते हैं मिथाइलजैंथीन के। अगला है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो है आपके ल्यूकोट्रिन को ब्लॉक करते हैं। ल्यूकोट्रिन की वजह से जो है हमारे एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होता है, और क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। और ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल है मोन्टेलुकास्ट और जाफिरलुकास्ट, ठीक है। तो ये हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट था किसका, अस्थमा का। तो अस्थमा के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो है इतना सारा कंटेंट जो है आप लिख देंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट ऐसे ही आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको देखने को मिलेगा। इसी कोर्स में आपको एग्जिट एग्जाम का भी कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो इसके लिए जो है कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स की जो प्राइस है वो रखी गई है 500 रुपये, भी जो है यहाँ पे ऑफर चल रहा है, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है हम इसमें और कुछ जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से कि COPD क्या है, COPD को डिफाइन करिए, इसका इटियोपैथोजेनेसिस लिखिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखिए और इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखिए। तो यहाँ से जो है पहले गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि COPD का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसका फुल फॉर्म जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
चलिए, तो देखिए जो आपका अस्थमा होता है, अगर इसका उपचार न किया जाए तो ये 5-10 साल आगे चल के जो है ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है ये एक रोगों का समूह है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें क्या है कि वायु प्रवाह में रुकावट होती है, एयर फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है और श्वास संबंधित बीमारी होती है, ब्रीदिंग रिलेटेड समस्याओं का कारण बनता है। इसमें 2 बीमारियां शामिल है, पहला है एम्फीसिमा जो कि एक हमारे फेफड़ों की बीमारी है और दूसरा है ब्रोंकाइटिस जिसमें जो है हमारी ब्रोंची में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, इसके लक्षणों की बात की जाए तो सांस की तकलीफ हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, घरघराहट और पुरानी खांसी जो है इसमें शामिल है। ठीक है, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है, यह रोगों का समूह है जिसमें जो है वायु प्रवाह में रुकावट होती है, श्वास संबंधित समस्याओं जो हैं उनका सामना करना पड़ता है, इसमें एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस शामिल है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब जो है हम इसके इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है वो क्यों होता है, इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ सीओपीडी। तो देखिए ये जो है आपका स्मोकिंग की वजह से होता है। देखिए जो आपका अस्थमा होता है वो एलर्जी की वजह से होता है, जो आपका अस्थमा होता है किसकी वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होता है। जो आपका सीओपीडी है किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। देखिए फार्माकोथेराप्यूटिक्स का चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है वो फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब पे अपलोड है, वहाँ पे चैप्टर नंबर 8 तक मैंने आपको कंप्लीट एमसीक्यू करवा दिया है सभी चैप्टर से फार्माकोथेराप्यूटिक्स की। तो उस एमसीक्यू की जो वीडियो है, प्लेलिस्ट है, आप उसको जरूर से देखिए। ठीक है, तो देखिए लंबे समय तक स्मोकिंग और ऐसे केमिकल जो कि हमारे फेफड़ों और हमारे ठीक है और हमारे एयरवेज यानी कि वायु मार्ग को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके संपर्क में रहने से सीओपीडी हो सकता है। सीओपीडी होने का मुख्य कारण क्या है, स्मोकिंग है। ठीक है, दूसरा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की कमी से सीओपीडी होता है। यह एक प्रोटीन होता है, यह जो है आपका क्या है, प्रोटीन है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी से सीओपीडी होता है। यह एक प्रोटीन है जो कि हमारे लीवर में बनता है और हमारे लंग्स को नुकसान होने से बचाता है। ठीक है, तीसरा है स्मोकिंग करने से और दूसरे केमिकल से जो है हमारे एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होता है। ये हमारे न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करता है और प्रोटीएजेस का सिक्रीशन करता है। प्रोटीएजेस जो होते हैं हमारे लंग टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं और इसकी वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम इसके लक्षणों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए पहला है सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, घरघराहट की आवाज़ आती है, सीने में जकड़न महसूस होता है, पुरानी खांसी जिसमें कि थूक उत्पन्न हो सकता है, बलगम उत्पन्न हो सकता है, बार बार जो है ठीक है बार बार जो है वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है और थकान बहुत अधिक लगती है। ठीक है, अचानक से वजन कम होने लगता है, पैरों या फिर टांगों में सूजन हो जाती है, होठ या फिर नाखून जो हैं वो नीले पड़ने लगते हैं और आराम करते समय भी जो है वो सांस फूलने लगती है। तो ये सभी जो हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के क्या हैं, लक्षण हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको सांस लेने में कठिनाई होती है तो उनको जो है ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी है। सेकेंड एंटीबायोटिक्स है, तो एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं, तो आपका एजिथ्रोमाइसिन हो गया, बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया। तीसरा मिथाइल जेनथीन, तो ये क्या करता है, पीडी एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, ये CAMP को बढ़ा देता है, इससे हमारी ब्रोंकियल्स फैल जाती हैं। एग्जाम्पल है थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन। अगला है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये भी जो है ये जो है ब्रोंकियल की हाइपर एक्टिविटी को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। एग्जांपल है बेक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन, ट्राई एम्पिसिनिलोन। सिस्टमिक की बात करें हाइड्रोकार्टिसोन, प्रेडनिसोलोन। ठीक है, तो इस तरह जो है ये चैप्टर भी जो है वो हमारा यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा अगला यहाँ पे चैप्टर जो है वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, चैप्टर नंबर 4 है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
डायबिटीज को डिफाइन करिए। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने वाले हैं कि डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज का इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो डायबिटीज क्या है, तो इसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। आप इसको हमेशा से पूरा बोलेंगे क्योंकि एक आपका डायबिटीज मेलाइटस होता है, एक आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ठीक है, तो पहला हमारा है डायबिटीज मेलाइटस जो कि एक मेटाबॉलिक डिजीज है। यह जो है जो आपके यहाँ पर मेटाबॉलिक डिजीज है, यह आपका ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होने की वजह से होता है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिजीज है जो कि ग्लूकोज के असामान्य रूप से हमारे ब्लड में बढ़ जाने की वजह से होता है। तो देखिए, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा एक सामान्य मात्रा से अधिक हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, देखिए डायबिटीज मेलाइटस जो है ये हमारी आंखों, किडनी और हमारे नर्वस सिस्टम को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है, हमारा किडनी फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है और स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, चलिए और क्या लिखा गया है कि यह इंसुलिन के सिक्रीशन एक्शन में डिफेक्ट होने की वजह से होता है। तो चलिए इसके बारे में जो है वो हम इटियोपैथोजेनेसिस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका इंसुलिन की कमी से या फिर इंसुलिन के एक्शन में किसी डिफेक्ट होने की वजह से होता है। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन होता है जिसमें कि 51 अमाइनो एसिड होते हैं। जब हमारे रक्त में ब्लड शुगर की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इतना अगर आप लिख देंगे तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है एग्जामिनर आपका समझ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसके इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार जो है वो डायबिटीज मेलाइटस होता क्यों है। ठीक है, तो देखिए डायबिटीज मेलाइटस होने की वजह ये है कि या तो इंसुलिन जो है उसका सिक्रीशन बहुत कम हो गया है। ठीक है, इंसुलिन का जो है सिक्रीशन कम हो गया है। तो देखिए डायबिटीज मेलाइटस जो है इंसुलिन के कम सिक्रीशन हो जाने से या फिर अगर इंसुलिन बन भी रहा है तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इंसुलिन के सिक्रेशन कम होने से, इसके एक्शन में डिफेक्ट होने की वजह से या फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में किसी तरह की गड़बड़ी होने से जो है वो हमें डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि डायबिटीज मेलाइटस के इटियोपैथोजेनेसिस निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन का बिल्कुल भी सिक्रीशन नहीं होता है। हमारे बॉडी में जो है बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनती है और इसलिए जो इसके मरीज होते हैं उनको जो है बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसको जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। किसको, टाइप 1 वाले को। इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं क्योंकि यह बच्चों में देखने को मिलता है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। क्यों, क्योंकि हमारी पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है उसको जो है हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, यह पैनक्रियाज की बीटा सेल्स के पूरी तरीके से नष्ट हो जाने की वजह से होता है और इससे जो है हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की पूरी तरीके से कमी हो जाती है और यह अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। और इस केस में जो क्या है, इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो बच्चों को लगाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका टाइप 2 डायबिटीज। इसको जो है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसमें जो है इंसुलिन तो बनता है लेकिन जो इंसुलिन की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो देखिए यह जो है यह डायबिटीज का सबसे अधिक देखने वाला रूप है। यह डायबिटीज का सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो देखिए अगर आपको 100 डायबिटीज के अगर आपको पेशेंट दिए जा रहे हैं तो उसमें से जो है 90 जो हैं वो आपके टाइप 2 वाले जो हैं वो होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें पैनक्रियाज की बीटा सेल पूरी तरीके से इंसुलिन का उत्पादन नहीं करती है या फिर अगर इंसुलिन बनता भी है तो वह जो है असरदार नहीं होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से। और यह हमें अक्सर जो है वयस्क एडल्ट्स में देखने को मिलता है। तो देखिए हमारे घरों में जिनको भी इंसुलिन हुआ है, ठीक है, हमारे घरों में जिनको भी जो है ठीक है आपका डायबिटीज हुआ है उनको जो है टाइप 2 डायबिटीज जो है वही होता है। ठीक है, और बच्चों में जो है वो हमें टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है वो हमारा है, अगला पॉइंट है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से भी जो है वो डायबिटीज होता है। तो देखिए महिलाओं में जो है प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा से ऐसे हार्मोन बनते हैं जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को हुए डायबिटीज को जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं और कुशिंग सिंड्रोम की वजह से भी जो है वो डायबिटीज मेलाइटस होता है।
तो थोड़ा सा जो है एटियोपैथोजेनेसिस हमारा यहाँ पे बड़ा हो गया है। अब जो है हम यहाँ पर डायबिटीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला है कि मुंह हमेशा सूखता रहता है, प्यास बहुत अधिक लगती है, पॉलीडिप्सिया, बार बार पेशाब लगती है, पॉलीयूरिया, भूख बहुत अधिक लगती है, पॉलीफेजिया, हाथ और पैर जो हैं उनमें झंझनाहट जो है, ठीक है, उनमें सुन्नपन और झंझनाहट महसूस होता है, अचानक से वजन कम होने लगता है, ठीक है, और जो है त्वचा पर इन्फेक्शन होने लगता है, बहुत जल्दी जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, थकान बहुत लगती है और आंखों से जो है वो धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। तो ये सभी जो हैं आपके क्या हैं, ये सभी जो हैं आपके डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, दवाइयों और अपने डेली जो हमारी एक्टिविटी है, लाइफ स्टाइल है, उसमें हम बदलाव करके अपने ब्लड शुगर लेवल को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो पहला है इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको हम शॉर्ट में IRT बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है वो जो है अधिकतर टाइप 1 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो आपका टाइप 2 डायबिटीज होता है, जब इसमें जब जो है सभी खाने वाली दवाएं जो हैं वो जब जो है, ठीक है, बेकार हो जाती हैं, वो यहाँ पे असरदार नहीं होती हैं, तो उस केस में जो है जो आपके यहाँ पर टाइप 2 के जो आपके यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज है, यहाँ पर उस केसेज में भी जो है हमें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज के ऐसे मरीजों में जिनमें कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग असरदार नहीं होती हैं, इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। सेकंड है आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, तो इसमें डायबिटीज के मरीजों को जो है ओरल रूट से टैबलेट को लेना होता है। और कौन कौन सी कैटेगरी की दवाइयाँ हैं वो जो है यहाँ पर दिया गया है। पहला है बाइगुआनाइड, एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन। ठीक है, दूसरा है सल्फोनिल यूरिएज, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिम्पिराइड। ठीक है, अगला है DPP-4 इनहिबिटर, सीटाग्लिप्सिन, विल्डाग्लिप्टिन, टेनिग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। फोर्थ है आपका थायोजोलिडिनाडाइन, जिसको कि हम ग्लिटाजोन भी कहते हैं, एग्जाम्पल है पायोग्लिटाजोन। और अगला है ग्लिनाइड यानी कि रेपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। तो ये सारी ऐसी दवाइयाँ, मतलब ये सभी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं और इनका जो प्रयोग है वो टाइप 2 डायबिटीज के उपचार में जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और इस चैप्टर में जो है ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर बाकी रह गया है, हाइपरथायराइडिज्म वाला और हाइपोथायराइडिज्म वाला। इसके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है डी फार्मा फाइनल ईयर एग्जाम यानी कि सेकेंड ईयर एग्जाम की हिंदी में अगर आपको तैयारी करनी है, साथ में एग्जिट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो फटाफट से जो है वो कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। देखिए कोर्स में जो है आपको एग्जिट एग्जाम की भी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी एक बार आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो आज की इस लाइव क्लास में इतना ही। शाम को आप इसी तरह ज्वाइन करिए और जो आपकी लाइव क्लास चल रही है आप इसमें ज्वाइन करके अपने एग्जाम की तैयारी करिए। जो आपका एग्जाम का डेट है वो आ चुका है, तो समय जो है बहुत कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना। जब भी आप यहाँ पे क्लास में ज्वाइन करते हैं तो पेन और कॉपी जो है उसको लेकर बैठिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को लिखिए, उनका आंसर भी जो है आप लिखिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।